और हमारे मुल्क के 98% अवाम वज़ीर आज़म ख़ुद मुख्तलिफ़ वक्तों में बताते रहे कि वो गुरबत की लकीर के करीब होती है। गरीब लोग इस मुल्क में ज़्यादा हैं और आज के इस बजट में उन गरीबों के लिए क्या था? तो शाहिद साहब, ये 20,000 रुपये अब एक सरकारी मुलाजिम की, मजदूर की कम से कम तनख्वाह मुकर्रर की गई है। इस 20,000 रुपये में एक किराए के घर में रहने वाले का बजट माहाना आप बना सकते हैं, जिसमें उसे बिजली का बिल भी देना हो, गैस का बिल भी देना हो, फिर राशन भी डलवाना हो घर में, बच्चों के स्कूल की फ़ीस भी देनी हो, फिर अपने मेडिकल एक्सपेंसेस भी बर्दाश्त करने हो। ये पॉसिबल है आज इस दौर में? देखिए, मैंने ये काम पहले किया हुआ है और उसके मुताबिक अगर 20,000 रुपये उसकी तनख्वाह है और घर के अंदर 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, एक पंखा है और एक बल्ब है, तो वो 20,000 रुपये में गुजारा नहीं कर सकता। और अगर बच्चा बीमार होता है, खुदा न खास्ता, और डॉक्टर कहता है कि ये गोली दिन में 3 दफ़े खिलाओ, तो वो आधी गोली खिलाता है। तो गुर्बत का तो ये हाल है। लेकिन मसला है वसाइल का। वो गोली भी अब 400% महंगी हो गई है। नहीं, और भी कुछ दवाइयाँ भी महंगी हुई हैं, बिजली भी महंगी हुई है, फूड आइटम्स भी महंगे हुए हैं, रोटी महंगी हुई है, सब्जी महंगी हुई है। मगर मसला पहले मैं आपको बता दूं हमारा है क्या। देखिए, मसला ये है कि अभी बात हुई इन्होंने कि जी हम टैक्स देनदार का दायरा वसी करेंगे। इससे बड़ा ड्रामा कोई नहीं है, मैं आपको बता दूं। उसकी वजह मैं बता दूं, सा 1 मिनट लगेगा जी, जरूर। अभी इन्होंने इश्तहार शाये कराया है कि 74 लाख आदमी ऐसे हैं जिनका विद होल्डिंग टैक्स कटता है मगर वो रिटर्न फाइल नहीं करते। 70 लाख आदमी ऐसे हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं मगर इनकम डिक्लेयर नहीं करते, और हमें पता है कि उनकी इनकम है। तो अब आप 1.5 करोड़ लोगों को जो नोटिस देने का ड्रामा कर रहे हैं, उससे क्या मिलने वाला है वो तो बता दें। लेकिन एक चीज़ है कि जिस वक्त टैक्स एमनेस्टी आई थी तो उसमें कानून बना दिया गया था कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनके असासों की तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं और हम उस पर क्रैक डाउन करेंगे। तो मैंने एक स्कीम बना के दी कि जनाब 900 अरब रुपया 6 महीने में उन लोगों से मिल जाता है जिन्होंने चोरी के पैसा बनाया, एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, और हुकूमत ने कहा कि कानून बना दिया कि हम उनसे सख्ती से निपटेंगे, वसूल करेंगे। हमने उनको ये कहा कि जनाब, एक आदमी ने कौमी बचत स्कीम में 1 करोड़ रुपया लगाया, उसने जो है वो डिक्लेयर किया 10,000 रुपये। तो क्या मुश्किल है आपके पास कि कौमी बचत का इदारा उसको खत लिख दे कि आप अभी कैश नहीं करा सकते? तो शायद साहब, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि टैक्स नेट बढ़ाना इस हुकूमत के लिए अमली तौर पर मुमकिन नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल ये नहीं कह रहा। टैक्स नेट बढ़ाने का जो है वो ड्रामा है। अच्छा। और इस ड्रामा, क्योंकि ये विद होल्डिंग टैक्स की जो बात कर रहे हैं ये तो कई साल से चल रहा है, उनके पास तफसीलात मौजूद हैं। मेरा कहना ये है कि जिन असासों की तफसीलात आपके पास हैं, जो चोरी के पैसे के हैं, जिन्होंने टैक्सों से एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, उनसे 900 अरब रुपया 6 महीने में मिल सकता है। लेकिन ताकतवर तबकों के दबाव की वजह से कानून होते हुए भी हुकूमत वो 900 अरब रुपया नहीं ले रही। और 1.5 करोड़, जब आप ये बताइए कि 70 लाख और 70 लाख 1.5 करोड़ आदमियों को नोटिस देंगे, वो तो 5 साल निकल जाएंगे। ये ड्रामा है। तो लेकिन मैं आपको अगर कहें तो एक बात और आपको बता देता हूं कि क्या मसला। जब आप ये कह रहे हैं कि जी हम टैक्सों की वसूली 5,800 रुपये करेंगे, मुझे आप ये बता दीजिए कि पिछले 3 बरस जो गुजरे हैं उसमें 900 अरब रुपए का इजाफा हुआ टैक्सों में, 900 अरब रुपए का। अब आप 1 साल में 1100 अरब का इजाफा करना चाह रहे हैं जबकि नए टैक्स लगा रहे हैं। एक तो बुनियादी सवाल ये है, पिछले 3 वर्षों में जो आदाफ उन्होंने रखे थे उससे 2400 अरब रुपया कम वसूल किए गए। और आज बजट तकरीर में कहा गया कि हमारी बड़े शानदार कारकर्दगी है। मैं आपसे अर्ज करूं, इस साल टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं हुआ, पिछले साल भी हासिल नहीं हुआ था, उससे पिछले साल भी नहीं। तो फिर ये शानदार कारकर्दगी का ड्रामा किसको बताना चाह रहे हैं? मैं सीधा सवाल, और आगे जाहिर है बड़ा मुश्किल, अगला हदफ भी बड़ा मुश्किल है। एक जुमला और बता दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, बात पूरी हो जाएगी मेरी। फिर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर बेरोजगारी खत्म करनी है तो उसका एक ही तरीका है पाकिस्तान में, वो ये है कि लाखों लोग, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, घरेलू खवातीन, छोटे किसान, उनको आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए बैंकों से कर्जे दिलाएं। लेकिन बैंक इसलिए कर्जे नहीं देते कि उनके पास जो है जमानत कुछ नहीं है। तो आप ये करें कि अगर 150 अरब के कर्जे दिलाने हैं तो आप 50 अरब रुपए अलग कर लें एहसास प्रोग्राम से, ठीक है, और उनसे ये कहें कि जो आदमी 2 लाख कर्जा लेता है उसको 50 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम से दे दिए। चलें शाहिद साहब, ये तमाम तजवीज़ आपकी ज़ाहिर हुकूमत तक पहुंच रही है, हुकूमत इन पर अमल करती है नहीं, ये तो इनके अपने इख्तियार में। अमजद साहब, ये 20,000 रुपये में 4-5 लोगों का माहाना बजट आप बना सकते हैं? ज़रा अगर कुछ आदाद व शुमार आप शेयर कर सकें, कैसे एक मजदूर 20,000 रुपये की तनख्वाह में गुजारा करे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुश्किल है, लेकिन काश के हमारे पास, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो हमारे पास इकोनॉमी इतनी अच्छी होती तो आज हम ये 20,000 नहीं
हमारा तो दिल करता है कि हम 1 लाख बढ़ा दें, 1 लाख हो जाए, क्योंकि हमें भी मजदूर की सर बढ़ा दें, भी वर्कर की मुश्किल, वजीरों की और एमएनएस की तनख्वाह कम कर दें, मजदूरों की बढ़ा दें। नहीं, आपके इल्म में होगा कि पिछले 3 साल से किसी भी एमएनए, बल्कि मिनिस्टर की तो कम हुई है और किसी भी मेंबर पार्लियामेंट की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। हालांकि ये था सही। अगर और अमजद खान, अभी मेंबर पार्लियामेंट की तनख्वाह है कितनी? अभी एक एमएनए की तनख्वाह कितनी है जो नेशनल असेंबली का मेंबर हो? मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये आपका ये कहना कोई लाखों में नहीं है, बहुत थोड़ी है। आप जिसको सुन के आप परेशान हो जाएंगे। और हजारों में सर, 70,000 है, 80,000 है मेरे, नहीं थोड़ी कम है मेरे ख्याल में। 40,000 बात बताऊं, आप जो एंकर हैं जी, नहीं मेरे ख्याल, मुझे एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा। वो लोग भी हैं हमारे एमएनएस, वो लोग हैं जो बहुत ही मिडिल क्लास के हैं और उनका गुजारा वल्ला मतलब बहुत मुश्किल से होता है, ना उनका कोई कारोबार है। तो अगर उनसे पूछे ना कि वो किस मुश्किल से गुजरते हैं, उन्होंने स्टेटस भी कायम रखना है, लोगों को भी डील करना है, मेहमानों दोस्तों को भी एंटरटेन करना है, तो इस हालात में इसमें कोई सही। चले अमजद साहब, जरा कादिर साहब चूंकि नए अभी असेंबली में गए, कादिर साहब आप क्योंकि आप पहली सैलरी आपकी आ गई होगी, कितनी तनख्वाह आई आपको मेंबर नेशनल असेंबली बनने के बाद? कादिर साहब, इस बात से आप अंदाजा लगा ले कि न्याजी साहब को तनख्वाह का नहीं पता। इसका मतलब है इनका बैंक बैलेंस, इनका बजट कितना है, इनको तनख्वाह नहीं पता। एग्जैक्ट तनख्वाह 1,60,000। 1,60,000। अब 1,60,000 तनख्वाह है। वो अलाउंस मेरे ख्याल में उसके अलाउंस मिला के है, वो तनख्वाह नहीं है सर। बेसिक तनख्वाह बता दें मंदुखेल साहब, ये अलाउंसेस मिला के कह रहे हैं। बता दो तनख्वाह कितनी, अलाउंसेस की बात ना करें, वो अलाउंसेस सर मजदूर को कोई अलाउंस मिलता है? मैं खामोश हो जाता हूँ, आप बता दें आप तनख्वाह कितनी है, अलाउंस कितनी है? जास्किट मेरे ख्याल में 35-40 साल, मेरे ख्याल ज्यादा नहीं है, 35-40 हजार है जो बेसिक मेरे ख्याल में। बाकी अलाउंसेस वगैरह अलाउंसेस मैं नहीं करता क्योंकि उसमें मंदुखेल साहब जरा आप मंदुखेल साहब पूरी डिटेल जरा आप बता दें, ये 1,60,000 में क्या क्या चीजें शामिल हैं, कौन कौन से अलाउंसेस आप लोग ले रहे हैं? 1,60,000 तनख्वाह है, फर्स्ट क्लास की, बिजनेस क्लास की कुछ कम 60,000 टिकट, 25 टिकट दे रहे। सही, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना वो दूसरे मराहत अलग है। ठीक है। अब बात ये कि इनको पता ही नहीं है ना, मैं तो फिर भी क्या कहते हैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मुझे सारी चीजें पता है। और मैं इस वक्त फैसलवाड़ा का जो फ्लैट था वो मुझे मिल चुका है, लेकिन मैं इस वक्त भी होटल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपनी जेब से किराया अदा कर रहा हूँ क्योंकि वो प्रेमिसेस फैसलवाड़ा खाली नहीं करा है और असेंबली बेबस है। चलो अलग टॉपिक है। अब आप दूसरी तरफ भी आ जाए, मैं आपसे अगला सवाल कर रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट जान साहब से और सिद्दीकी साहब से, ये मुझे बताओ कि पाकिस्तान में ये जो आप 20-20 हजार रुपए का आप बात कर रहे हो, 20,000 तनख्वाह है किसकी? आप मुझे बताइए। तो सरकारी मुलाजमीन की आप बात कर रहे हो जो कि बिल्कुल कम है। अगर आज वर्ल्ड टीवी इश्तिहार दे दे कि 10,000 रुपए तनख्वाह पे मुलाजिम रखता हूँ, अगर आधे पाकिस्तान दरखास्त नहीं दे तो मेरा नाम बदल देना। बिल्कुल आधे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये भाई बात सुना, आप तो 20,000 सरकारी की बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट है, जो लोग बेरोजगार है, जहाँ 1 करोड़ नौकरियों की उन्हें बात की, 10,000 नौकरी की नहीं मिलती लोगों को। ये क्या कौन सी दुनिया में रहता है? इनको तो तनख्वाह नहीं मालूम, तो अगले मजदूर को क्या पता उनको। और दूसरी बात यह कि पीपल्स पार्टी के दौर में आसिफ अली जरदारी ने 150% तनख्वाह बढ़ाई। आज भी असेंबली के बजट में बजट जब पेश हो रहा था तो सरकारी मुलाजमिन बात इजाद कर रास्ता मेन ब्लॉक था और पीछे गलियों से निकलना पड़ा मुझे खुद भी। अब सवाल ये है कि ये जो अदाद और शुमार, ये GDP और ये तो आवाम को समझ ही नहीं आते। मंदुखेल साहब जरा जरा रुकिएगा। और ये साहब, ये अब आपने देखा, अगर 35-40 हजार रुपए एक एमएनए की तनख्वाह है, अमजद साहब की बात को सही मान लेते हैं, फिर ये एक अमूमी बात मैं कर रहा हूँ, ये 1-2 हज़ार गज के बंगलों में रहते हैं, 2-2, 3-3 गाड़ियों में सफ़र करते हैं, ये 35-40 हज़ार में ऐसा शाहाना लाइफस्टाइल कैसे हो सकता है? नहीं खैर, वो तो दुनिया पूरी की डेमोक्रेसी जो है ना, वो सारी की सारी डॉलर डेमोक्रेसी है। और वो डेमोक्रेसी जो है सिस्टम बना इसीलिए 6.8 बिलियन डॉलर ओबामा के पास ना, उसका बाप इलेक्शन नहीं लड़ सकता। 4 बिलियन सरकोजो के पास ना, वो इलेक्शन नहीं सोच सकता। 3 बिलियन पाउंड जो थे वो अगर गॉर्डन ब्राउन के पास ना होते। इलेक्शन बिल है, डेमोक्रेसी तो इट्स डिज़ाइन फॉर जिसे कहते हैं अमीर आदमी, बड़े आदमी,
पैसा जिसके पास वाफर है, जो इलेक्शन पे खर्च कर सकता है, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की बात नहीं करता हूँ। दो खसूसियात हैं डेमोक्रेसी की, एक तो यह है कि टिरनी ऑफ मेजॉरिटी होती है, अक्सरियत की आमरीत होती है। 51% लोगों की आमरीत होती है 49% लोगों के ऊपर। इंडिया दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, 15% मुसलमान है वहाँ। पूरी जिंदगी नहीं सोच सकते कि उनमें से कोई शख्स जो है वो किसी जगह किसी वजीर आला का वजीर भी लग जाएगा, किसी रियासत का वजीर भी लग जाएगा, अगले 3 पुश्तों तक नहीं सोच सकते। सेकंड, इसराइल बहुत बड़ी है, 15% वहाँ भी मुसलमान है, नहीं सोच। तो ये तो ये जो है ना, ये डेमोक्रेसी में ऑल MNA MPs एवरीवन शहजादे होते हैं बुनियादी तौर पर, और शहजादे ही रहे हैं दुनिया में कहीं। इस सवाल ना करें। असल सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि आपने पुअर मैन के लिए, आप आते हैं पुअर मैन के लिए, दुनिया में पुअर मैन का दिखावा जरूर किया जाता है। देखिए ना, वहां पर और कुछ नहीं तो कम से कम अगले इलेक्शन के जीतने के लिए कोई जो 15 दिन की कैंपेन होती है उसके लिए दिखावा जरूर किया जाता है, उसको बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होता। अगर बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा होता तो दुनिया में 450 लोग ऐसे ना होते कि जिनकी दौलत अगर दुनिया पे तकसीम कर दी जाए तो दुनिया में कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना रहे, कोई शख्स, कोई गांव ऐसा ना हो कि जहां के पानी का बिजली ना हो। दुनिया में 50 लोग ऐसे ना होते जिनके पास तनख्वाह से मुतालिक इल्म ना हो, तो क्या वो ये गरीब आदमी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके मुतालिक सोच सकते हैं? वही तो मैं कह रहा हूं कि मसला सारा यह है कि आप देखें, आप मुझे बताइए कि गरीब आदमी का जितना भी, किसी भी पार्टी के आप एसेट्स गिन लें, मैं 71 ऑनवर्ड के पॉलिटिक्स गिन लें, आप मुझे अच्छी तरह याद है कि सबसे बड़े बड़े नारे जिन लगाने वाले थे वो लोग थे कि जिनकी जमीनों के अंदर से 15 रेलवे स्टेशन गुजरते थे। मतलब मुस्तफा जतोई साहब के 15 रेलवे स्टेशन गुजरे। फिर उसका आगे जिन लोगों ने गरीबों के नारे लगाए, आगे जिन्होंने इंडस्ट्री, ये एक बड़ी डायकोटमी है पाकिस्तान की, नहीं दुनिया की हर पॉलिटिक्स के अंदर। और ये इस डेमोक्रेटिक पॉलिसी डिजाइन इसलिए की थी कि कॉर्पोरेट कल्चर जो है उसकी मुनाफली कायम की जाए। असल मसला यह है कि इस वक्त ये जो बात सही है कि आप जो असल क्वेश्चन ये है कि क्या इस बजट से आम आदमी को फायदा होगा। ये इतना भी बांग्लादेश की है। इस वक्त कहा जाता है बहुत बांग्लादेश की इकॉनमी की हालत यह है कि 1 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं इंडिया के अंदर 3-3 हज़ार रुपए पे नौकरियां करते हैं जाके। 50,000 औरतें हर साल स्मगल होके इंडिया में जाती हैं। 12 से 15 लाख तक औरतें जो है दुनिया के बाजारों में बिकी हुई। तो मसला समझ है कि ये इकॉनमी जो हमें बजट दिखाया जाता है ना, ये होता है फॉर द फ्यू। शायद सिद्दीकी साहब से ज्यादा कोई नहीं जानता इस चीज को। ये सिर्फ फिगर्स आर द फ्यू, बजट्स आर मेड फॉर द फ्यू। गरीब आदमी जो है वो रोना धोता रहेगा, चलता रहेगा।